हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी बेहतर होंगे, मस्त होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पौधों में प्रजनन की विशिष्ट विधियां। देखिए आज की इस वीडियो में हम कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखने वाले हैं और साथ ही एक ही वीडियो में कवर करेंगे, और जो कि यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेट रूप से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। यानी 4 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम आज के इस वीडियो में देखेंगे, जो कि आपके पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए इसके पहले हमने चैप्टर 2 की कई सारी वीडियो प्रोवाइड करा दी है। यदि अभी तक आप नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर जो चैप्टर हटा दिए गए हैं उनको आप क्या नहीं पढ़ाएंगे, तो बिल्कुल भी आपको हम बता दें कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम वो चैप्टर भी कवर कराएंगे। तो देखिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आज की जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि जो पौधों में प्रजनन की कुछ विशिष्ट विधियां हैं, मतलब इसके अंतर्गत जैसे असंग जनन, अपयुग्मन, एपोगेमी, अपस्थानिक भ्रूणता, बहुभ्रूणता, अनिषेक फलन, अनिषेक जनन, तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको कि हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए पौधे में प्रजनन की कुछ विशिष्ट विधियां, मतलब बेसिकली जो यदि हम पौधों में प्रजनन की बात करते हैं या रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो मुख्य रूप से जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है अलैंगिक प्रकार का, वर्धी प्रकार का, और या कि फिर होता है लैंगिक प्रकार का। तो वर्धी प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन, इन तीनों विधियों के अलावा भी कुछ जीव ऐसे होते हैं या कुछ विशेष विधियों द्वारा जो है जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, जिन्हें हम प्रजनन की विशिष्ट विधियां कहते हैं। बेसिकली प्रजनन की विशिष्ट विधियों के अंतर्गत हम कई सारी ऐसी विधियां पढ़ेंगे जिनमें ना तो वर्धी प्रजनन होगा, ना तो अलैंगिक प्रजनन होगा और ना ही लैंगिक प्रजनन होगा, फिर भी ये जीव जो है अपने जीवों की संख्या में वृद्धि करते हैं। तो ऐसी कई सारी विधियां हैं। देखिए इसमें पहली विधि क्या है, इसको हम बोलते हैं असंग जनन, या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का मतलब होता है कि यह प्रजनन जो है, प्रजनन की एक ऐसी विधि होती है जिसमें बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण हो जाता है, और यह निम्न प्रकार का होता है। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रजनन की कुछ ऐसी भी विधियां हैं जिसमें बिना निषेचन के ही, ओवरऑल आपको पता है कि निषेचन के बाद ही किसका निर्माण होता है, निषेचन के बाद ही क्या होता है, नए जीवों का विकास होता है। मतलब निषेचन के बाद ही क्या बनते हैं, जाइगोट बनते हैं, और उससे फिर नए जीव यानी कि नए पौधे का निर्माण होता है। लेकिन असंग जनन या एपोमिक्सिस के अंतर्गत क्या होता है कि बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण हो जाता है, मतलब निषेचन नहीं होगा फिर भी भ्रूण जो है बन जाएगा। और यह क्रिया जो है कई प्रकार से होती है। देखिए पहला इसमें है अपयुग्मन, या इसको हम कहते हैं एपोगैमी। एपोगैमी का मतलब होता है कि भ्रूण का विकास जो है अंड कोशिका को छोड़ करके युग्मकोद भिद की किसी भी कोशिका से होता है, और इस प्रकार से जो उत्पन्न भ्रूण होते हैं वो हमेशा बीजाणुविद यानी कि स्पोरोफाइटिक के रूप में ग्रोथ करते हैं। हमने आपको क्या बताया था कि ओवरऑल क्या होता है कि जब किसी भी पुष्प में क्या होता है कि जब नर युग्मक व मादा युग्मक मिलते हैं उससे जाइगोट बनता है और फिर नए जीव का यानी कि नए पौधे का निर्माण होता है। लेकिन अपयुग्मन में क्या होता है, यह एक ऐसी विधि होती है। देखिए आप लोगों ने भ्रूण कोश की संरचना को यानी कि एम्ब्रियो सैक की संरचना को आप लोगों ने देखा होगा। तो एम्ब्रियो सैक की जो संरचना होती है उसमें मुख्य रूप से 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं होती है। देखिए हमारे पास एक भ्रूण कोश यानी कि एम्ब्रियो सैक की संरचना है। बेसिकली इस भ्रूण कोश की संरचना में आपको कितने केंद्रक देखने को मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो न्यूक्लियस होते हैं और 7 कोशिकाएं होती है, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए इन 7 कोशिकाओं में से यदि अंड कोशिका, देखिए ये होती है जो ऊपरी वाली कोशिका है, बड़ी कोशिका, इसको हम कहते हैं एक्सेल यानी कि अंड कोशिका। तो देखिए यदि अंड कोशिका को छोड़ करके किसी भी कोशिका से क्या हो जाता है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है, इसके अलावा यानी अंड कोशिका को छोड़ करके बाकी किसी भी कोशिका से क्या हो जाता है, भ्रूण का विकास हो जाता है। हाँ लेकिन एक कंडीशन यहां पे है कि निषेचन नहीं होता। बिना निषेचन के ही क्या होता है कि अंड कोशिका को छोड़ करके कोई भी कोशिका जो है भ्रूण में परिवर्तित होने लगती है। इस प्रकार से भ्रूण का विकास हो जाता है और नए जीव का या नए पौधे का विकास हो जाता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, एपोगैमी या अपयुग्मन कहते हैं। मतलब इस विधि में क्या होता है कि भ्रूण का विकास तो हो जाता है, लेकिन जो अंड कोशिका होती है उसको छोड़ करके युग्मकोद विधि की यदि कोई भी पर्टिकुलर कोशिका है उससे जो है भ्रूण का विकास हो जाता है। चलिए
असंग जनन की यदि बात करते हैं तो इसमें जो दूसरा है वो क्या है, अपस्थानिक भ्रूणता। देखिए पहला तो हो गया असंग जनन, दो प्रकार का मुख्य रूप से होता है बेसिकली। इसमें आप लोगों ने क्या देखा कि जो अपयुग्मन या एपोगैमी होता है, इसके अलावा भी एक दो चीजें सम्मिलित की जाती है जो कि असंग जनन के अंतर्गत ही आती है, मतलब बिना निषेचन के ही क्या हो जाता है, भ्रूण का विकास हो जाता है। तो देखिए अब इसमें दूसरा क्या है, अपस्थानिक भ्रूणता, या इसको हम बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। तो देखिए अपस्थानिक भ्रूणता का मतलब क्या होता है कि कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें जो भ्रूण होते हैं वो सीधे बीजांडकाय अथवा अध्यावरण की कोशिका से उत्पन्न हो जाते हैं, और इस क्रिया को ही हम अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। देखिए नींबू जाति के कुछ ऐसे पौधे होते हैं बेसिकली, और यदि हम बात करें स्पेशली नींबू की, तो नींबू या लेमन एक ऐसा पौधा है जिसमें क्या होता है कि कभी कभी इनके पादपों में क्या होता है, जो भ्रूण होते हैं वो सीधे के सीधे बीजांड का यानी न्यूसेलस अथवा अध्यावरण यानी एंटोगमेंट की कोशिका से उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखिए अध्यावरण की कोशिकाएं ही किस में बदल जाएगी, भ्रूण में बदल जाएगी, यानी कि बीजांडकाय या अध्यावरण की कोशिकाएं ही सीधे किस में बदल जाती है, भ्रूण में बदल जाती है, और निषेचन की क्रिया किसी भी प्रकार से नहीं होती है। तो यदि बीजांडकाय अथवा अध्यावरण की कोशिकाओं से भ्रूण का विकास हो जाता है तो इस प्रकार की क्रिया को हम अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, बेसिकली नींबू। नींबू इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, इसमें आप प्राकृतिक रूप से इस प्रकार के प्रजनन को देख सकते हैं। अब अनिषेक जनन आप देख सकते हैं, इसको हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। अनिषेक जनन का मतलब होता है कि यह प्रजनन की वह विधि होती है जिसमें अंड या मादा युग्मक जो होता है वह बिना निषेचन के ही भ्रूण अथवा नए पादपों में विकसित हो जाता है। कोई भी यदि पादप है बेसिकली तो उसमें अंड या मादा युग्मक जो है उनमें निषेचन नहीं होता है, बिना निषेचन के ही भ्रूण बन जाता है या नए पौधे का विकास हो जाता है। मतलब प्रजनन की वह विधि जिसमें अंड या मादा युग्मक बिना निषेचन के ही भ्रूण अथवा नए पादपों में विकसित हो जाएं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनिषेक जनन कहलाती है। मतलब किसी भी प्रकार से जनन नहीं होगा, यहाँ पे निषेचन नहीं होगा, यहाँ पे बिना निषेचन के ही जो अंड अथवा मादा युग्मक होता है वह बिना निषेचन के ही भ्रूण अथवा नए पादपों में विकसित हो जाते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स होता है, यूलोथ्रिक्स के अलावा स्पाइरोगायरा हो गया तथा सोलेनेसिया और कंपोजिटी कुल के जो पादप होते हैं उसमें इस विधि द्वारा प्रजनन होता है। देखिए कई सारे, जैसे यूलोथ्रिक्स बेसिकली ये क्या है, एक एल्गी है, स्पाइरोगायरा भी क्या है, एल्गी है। इनके अलावा जो सोलेनेसी तथा कंपोजिटी कुल के पादप होते हैं इनकी कुछ जातियों में भी इस विधि द्वारा प्रजनन देखने को मिलता है। अनिषेक जनन पेपर में आपसे कई बार पूछा जाता है 2 नंबर के क्वेश्चन में कि पार्थेनोजेनेसिस या अनिषेक जनन को समझाइए। इसके बाद देखिए दूसरा क्या है कि अपबीजाणुता। अपबीजाणुता या इसको हम एपोस्पोरी कहते हैं। अपबीजाणुता क्या होती है, देखिए जब द्विगुणित बीजांडकाय मतलब कोई भी डिप्लॉयड बीजांडकाय या न्यूसेलस से क्या होता है कि किसी एक अन्य कोशिका से द्विगुणित भ्रूण कोश उत्पन्न हो जाए तो इसे हम अपबीजाणुता कहते हैं। मतलब कोई भी द्विगुणित यानी कि डिप्लॉयड बीजांडकाय है वह किसी अन्य कोशिका से यदि द्विगुणित भ्रूण कोश उत्पन्न हो जाए, मतलब कोई द्विगुणित बीजांडकाय से ही द्विगुणित भ्रूण कोश उत्पन्न हो जाए तो यह क्रिया क्या कहलाती है, अपबीजाणुता कहलाती है, एपोस्पोरी कहलाती है। इसके एग्जाम्पल संतरा तथा आम, ऑरेंज और मैंगो, ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है किसके, एपोस्पोरी यानी कि अपबीजाणुता के। इसमें क्या होता है कि द्विगुणित कोई भी बीजांडकाय होता है या कोई भी अन्य कोशिका जो है द्विगुणित भ्रूण कोश यदि उत्पन्न हो जाता है उन कोशिकाओं से तो इसको हम क्या कहते हैं, अपबीजाणुता या एपोस्पोरी कहते हैं। इसके बाद देखिए बहुभ्रूणता यानी कि पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होती है, तो देखिए जब एक ही बीज से कभी कभी क्या होता है कि एक से अधिक भ्रूण पैदा हो जाते हैं तो इस प्रजनन की विधि को हम क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। मतलब एक ही बीज से कई सारे भ्रूण जो है उत्पन्न हो जाते हैं, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, बहुभ्रूणता कहलाती है। और बेसिकली जो बहुभ्रूणता होती है वह नींबू जाति के पौधों में ही सामान्य रूप से पाई जाती है। और इसके अलावा कुछ कोडिफस यानी जो शंकु रूपी पादप होते हैं, इन शंकु रूपी पादपों की कुछ जातियों में भी व इसके अलावा गेहूं और धान में भी कई सारी मात्रा में बहुभ्रूणता की स्थिति जो है
पाई जाती है। तो मुख्य रूप से आपको कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पे याद रखने, जैसे नींबू हो गया, कोनीफर्स हो गए, इसके अलावा धान व गेहूं, ये सभी के सभी ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें बहुतायत से बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। देखिए बहुभ्रूणता की स्थिति कब उत्पन्न होती है, मतलब ऐसा क्या होता है जिससे कि बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। तो देखिए क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, जब बीजांड में एक से अधिक अंड बन जाते हैं या कि भ्रूणकोश बने और सभी के सभी जो अंड होते हैं वो निषेचित हो जाएं। देखिए बीजांड के अंदर क्या होते हैं, बीजांड के अंदर पाए जाते हैं भ्रूणकोश। तो जो भ्रूणकोश होते हैं वो या तो एक से अधिक भ्रूणकोश बन जाएं, एक से यदि अधिक भ्रूणकोश बन जाते हैं, या ऐसा भी होता है कि जो एक से अधिक भ्रूणकोश बने हैं सभी के सभी भ्रूणकोश क्या हो जाएं, निषेचित हो जाएं। मतलब बीजांड के अंदर पर्टिकुलर ये नहीं है कि एक ही भ्रूणकोश होता है, बीजांड के अंदर कई सारे भ्रूणकोश हो सकते हैं। तो जब बीजांड के अंदर एक से अधिक भ्रूणकोश उत्पन्न हो जाएं और वो सभी के सभी क्या हो जाएं, निषेचित हो जाएं, और निषेचित हो जाने के परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है कि नए जीव का विकास हो जाता है। या ऐसा भी हो सकता है कि जाइगोट जो है विभाजित हो जाए, मतलब आपस में जो जाइगोट बना है वो जाइगोट बनने के बाद निषेचित हो जाए और विभाजित हो जाए। तो जब जाइगोट विभाजित हो जाएगा तो इससे कई सारे भ्रूण बन जाते हैं। मतलब बहुभ्रूणता की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी भी पर्टिकुलर बीजांड के अंदर एक से अधिक अंड कोशिका या भ्रूणकोश बन जाते हैं और सभी के सभी निषेचित हो जाते हैं, या तो कोई भी जाइगोट विभाजित हो जाता है। ऐसी कंडीशन में बहुभ्रूणता की स्थिति देखने को मिलती है। तो बहुभ्रूणता वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा भी जा चुका है, 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में इस बार भी पूछा जा सकता है। यह क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद एक प्रक्रिया है पार्थिनोकार्पी, इसको हम बोलते हैं अनिषेक फलन। अनिषेक फलन का मतलब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, निषेचन के बिना ही जो अंडाशय होता है वो सीधे फल में बदल जाता है। अब देखिए यहाँ पे निषेचन जो है उसके बिना ही जो अंडाशय होता है, बेसिकली निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन कभी कभी निषेचन के बिना ही अंडाशय सीधे फल में बदल जाता है। यही क्रिया क्या कहलाती है, अनिषेक फलन या पार्थिनोकार्पी कहलाती है। और इस क्रिया के परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न फल होते हैं वो प्रायः बीज रहित होते हैं। मतलब इसके परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न फल होते हैं उनमें किसी भी प्रकार से बीज नहीं पाए जाते, मतलब बीज रहित प्लांट बनते हैं। तो कभी कभी निषेचन में क्या होता है कि निषेचन के बिना ही यदि अंडाशय सीधे फल में बदल जाता है तो यह प्रक्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न फल होते हैं वो बीज रहित होते हैं, क्योंकि इनमें जाइगोट एवं भ्रूण नहीं बनता। देखिए अब हमने क्या बताया कि जब निषेचन ही नहीं होगा तो अब निषेचन के बिना ही अंडाशय किस में बदलेगा, फल में बदलेगा। तो जब बीजांड होते ही नहीं है तो वहां पे बीज बनेगा कैसे, और क्योंकि इनमें जाइगोट एवं भ्रूण भी नहीं बनता है, मतलब जब बीजांड ही नहीं है तो बीज के अंदर क्या बनते हैं, जब बीज ही नहीं बनेंगे तो बीज के अंदर जाइगोट व भ्रूण कैसे बन सकते हैं, क्योंकि बीज के अंदर ही तो भ्रूण बनते हैं। अब जब बीज ही नहीं बनते हैं तो यहाँ पे भ्रूण बनने की भी कोई संभावना नहीं होती है। तो इस प्रकार से जैसे इसके कई सारे एग्जाम्पल भी हैं। देखिए बेसिकली जो है अनिषेक जनन अनिषेक फलन जो है यानी पार्थिनोकार्पी जो है वो कई प्रकार से होता है। तो जैसे आप केले में देखे होंगे, केले का फल जो है उल्टा लगा होता है। अब जब पुष्प जो है केले का जो फ्लावर होता है वो उल्टा लगा होता है, जिस कारण से परागण के साथ ही क्या हो जाता है, निषेचन हो जाता है। मतलब यहाँ पे क्या है कि अलग से किसी भी प्रकार से निषेचन नहीं होता है, बिना निषेचन के ही अंडाशय सीधे फल में बदल जाता है। इसी कारण से तो ये पौधे कैसे होते हैं, ये फल क्या होते हैं, बीज रहित होते हैं, इनमें बीज नहीं बनते हैं। अब देखिए अनिषेक फलन जो होता है वो 3 प्रकार से होता है, मुख्य रूप से जो है 3 प्रकार से होता है। पहला क्या है, अनुवांशिक अनिषेक फलन। अनुवांशिक अनिषेक फलन क्या कहता है कि इस प्रकार का अनिषेक फलन जो है पौधों में उत्परिवर्तन अथवा जीन संगठन में बदलाव के कारण होता है। अनुवांशिक अनिषेक फलन क्या कहता है कि अनुवांशिक रूप से देखिए क्या होता है कि पौधों में यदि कोई अचानक परिवर्तन हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन बोलते हैं। तो यदि किसी भी
आनुवांशिक गुणों में अचानक कोई भी परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन बोलते हैं। तो देखिए इस प्रकार के अनिषेक फलन में क्या होता है कि जो पौधे होते हैं उनमें अचानक से कोई परिवर्तन होता है, अथवा जीन संगठन में उनके जीनों का जो संगठन होता है उनमें यदि कोई बदलाव हो जाता है उसके कारण आनुवांशिक अनिषेक फलन देखने को मिलता है। इसे हम बेसिकली प्राकृतिक अनिषेक फलन भी कहते हैं। कई बार ये आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यानी कि आपके हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जा चुका है कि प्राकृतिक अनिषेक फलन किसे कहते हैं। तो आनुवांशिक अनिषेक फलन को ही हम प्राकृतिक अनिषेक फलन कहते हैं। कई सारे आनुवांशिक अनिषेक फलन के एग्जाम्पल हैं जैसे केला, संतरा, अंगूर, सेब, अनानास व नाशपाती, और इनकी कुछ प्रजातियां ऐसी है जिनमें की आनुवांशिक अनिषेक फलन देखने को मिलता है। मतलब आनुवांशिक अनिषेक फलन का मतलब क्या होता है कि इनके आनुवांशिक गुणों में कोई भी अचानक यदि परिवर्तन हो जाता है या पौधे में भी कोई परिवर्तन हो जाता है या इनके जीनों के संगठन में कोई परिवर्तन हो जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप आनुवांशिक अनिषेक फलन देखने को मिलता है। दूसरा क्या है कि पर्यावरणीय अनिषेक फलन। पर्यावरणीय अनिषेक फलन क्या कहता है कि जब अनिषेक फलन जो है पर्यावरणीय कारकों के कारण होता है, मतलब कोई भी पर्यावरणीय कारकों के परिणाम स्वरूप यदि अनिषेक फलन की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे हम पर्यावरणीय अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे देखिए कम तापमान के कारण, मतलब कभी कभी तापमान यदि मान लीजिए अचानक कम हो जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप भी पर्यावरणीय अनिषेक फलन देखने को मिल सकता है। जैसे नाशपाती, टमाटर व जैतून का जो वृक्ष होता है इनमें बेसिकली जो है पर्यावरणीय अनिषेक फलन यानी कि पार्थिनोकार्पी देखने को मिलती है। इसके अलावा एक है रासायनिक रूप से उद्दीपित अनिषेक फलन। देखिए जो रासायनिक रूप से उद्दीपित अनिषेक फलन होते हैं उनमें क्या होता है, इस प्रकार का अनिषेक फलन जो होता है पौधों पर पादप हार्मोन्सों जैसे ऑक्जिन, जिब्रेलिन आदि के छिड़काव के कारण उद्दीपित होते हैं। मतलब यह प्रक्रिया पहले से नहीं होती है, लेकिन यदि इनमें क्या कर दिया जाए, किसी भी पौधे में यदि कुछ पादप हार्मोन्सों जैसे कि ऑक्जिन, जिब्रेलिन आदि का छिड़काव कर दिया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप ये उद्दीपित हो जाते हैं और अनिषेक फलन करने लगते हैं। इसके भी कई सारे एग्जाम्पल हैं जैसे नींबू, टमाटर, स्ट्रॉबेरी। इनमें बेसिकली जो है रासायनिक रूप से उद्दीपित अनिषेक फलन भी हो सकता है। पर कब हो सकता है, जब हम इनमें ऑक्जिन व जिब्रेलिन आदि पादप वृद्धि हार्मोन्सों का छिड़काव कर देते हैं। इससे क्या हो जाता है कि ये उद्दीपित हो जाते हैं अनिषेक फलन करने के लिए। तो मुख्य रूप से आज के इस वीडियो में दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, चाहे वो आपका असंग जनन या एपोमिक्सिस हो, चाहे वो एपोगैमी हो, चाहे वो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी हो, चाहे वो अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस हो, या बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियोनी हो, या इसके अलावा अपबीजाणुता या एपोस्पोरी हो, या पार्थिनोकार्पी या अनिषेक फलन हो, ये सभी के सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं और 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन भी डेफिनेट रूप से हमेशा पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।